जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, है ना। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स में कवर किए हैं और इसके बाद हमें मिट्टी, जल, वायु, जल वन या खनिज वगैरह पढ़ना है। तो उससे पहले जो हमको भूगर्भिक संरचना पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना पढ़ने के बाद ही, है ना, भूगर्भिक संरचना पढ़ने के बाद ही हम आगे के जैसे टॉपिक है मिट्टी, वन, खनिज, इस प्रकार के टॉपिक को कवर करेंगे इसके बाद, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट जिसका नाम मैं बोला हूँ विषय का, ये उसका बेसिक है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भूगर्भिक संरचना क्या होती है। नाम से स्पष्ट है, भू मतलब होता है पृथ्वी या फिर जमीन। यदि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम पृथ्वी मान लेते हैं, है ना। भू मतलब होता है पृथ्वी, है ना। गार्भिक मतलब होता है अंदर में और संरचना का मतलब होता है बनावट। ठीक है, मतलब पृथ्वी के अंदर की बनावट हमको पढ़ना है ना। वैसे तो हमको इसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो हमें पूरा अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम पृथ्वी के स्थान पर छत्तीसगढ़ की भूमि है, मिट्टी है, ऊपरी सतह है, या पूरा छत्तीसगढ़ जो बसा है वो किस प्रकार की भूगर्भिक संरचना है अंदर, है ना। कौन से पत्थर है, कौन से मिट्टी है, कितना पुराना पत्थर है, कितना नया पत्थर है ना, क्या क्या उस पत्थरों में मिलता है। हम ये सब इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे किसमें, भूगर्भिक संरचना। ठीक है, मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, लगभग मैं ऐसा जो मैप बना देता हूँ एक छत्तीसगढ़ का। ये जो छत्तीसगढ़ है, इसकी जो भूगर्भिक संरचना कैसी है ना। इसके अंदर कौन से इसके अंदर, ऊपर या बाहर, जहाँ भी है ना, ऊपर बोले या अंदर बोले, जो भी बोले, यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और वो चट्टानों में से कौन सा चट्टान पुराना है, कौन सा चट्टान नया है, कौन सा चट्टान कब बना, कौन सा हमारे लिए उपयुक्त है, किसमें खनिज मिलता है, किसमें क्या मिलता है, ये सब चीज़ पढ़ना ही भूगर्भिक संरचना कहलाता है। ठीक है, चल अब हम इसकी अध्ययन करना शुरू करते हैं, भूगर्भिक संरचना के बारे में। ठीक है, चलिए समझते हैं। भूगर्भिक संरचना होता है, जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने अलग अलग पत्थर रखे। सबसे पहले मैंने कुछ पत्थर रखे ऐसे, है ना। उसके ऊपर मैंने कुछ और कलर के पत्थर ऐसे जमा दिए, या फिर कुछ कंकड़ बालू इस तरह के अलग अलग मैंने जमा दिए। ठीक है, कंकड़ बालू एक जमा दिए, एक नीचे में बहुत बड़ा पत्थर रखा था, उसके ऊपर मैंने ये अलग अलग कलर के, है ना, पत्थर हो गए, भूगर्भिक हो गए संरचना मैंने जमा दिया। इसके बाद ये पूरा हमारा ज़मीन सपाट बन गया। ठीक है, क्या कहता हूँ फिर से एक बार देखिए। वैसे इस प्रकार से आपको समझना तो नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका फ़िलहाल मेरे पास यही है। ठीक है, समझते जाइएगा। देखिए, जब पृथ्वी बना, है ना, जैसे को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भूगर्भिक संरचना होता क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर आप जान लीजिए। मान लेते हैं ये एक बड़ा सा पत्थर है या फिर बहुत बड़ा चट्टान है। इस चट्टान के ऊपर कोई अन्य चट्टान भी आ गया, इस प्रकार इसके ऊपर कुछ और अन्य आ गया। इसी प्रकार अलग अलग चट्टान आते गए और ये संरचना बनती गई। ठीक है, ये हमारे ज़मीन का पूरा भाग हो गया। तो इसमें कुछ चट्टान पुराने होंगे, ठीक है, इसमें कुछ चट्टान जो है पुराने होंगे, कुछ नए होंगे, कोई जीवाश्म होगा। जीवाश्म का मतलब मैं आगे बताऊंगा, बस अभी सुन लीजिए, है ना। किसी में आपका लोहा पाया जाएगा और किसी में कुछ और पाया जाएगा। तो हमारा जो ऊपर, जो हम पृथ्वी पर जिस पर खड़े हैं, वो स्टार्टिंग से बना कैसे है, बस हमको यही जानना है। तो समझ गए, भूगर्भिक संरचना मतलब एक ही जगह पर अलग अलग तरह के संरचना या फिर अलग अलग प्रकार के चट्टानें पाई जा सकती हैं। जैसे ये देखिए, एक बहुत बड़ा पीला वाला है, उसके ऊपर ये है, मतलब ये एक ही स्थान में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो अब ये कैसे बना, क्या हुआ, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इसी पेज में। मैं बार बार पेज हटा रहा हूँ ना, यदि आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि भूगर्भिक संरचना क्या होता है। चलिए एक मोटा मोटा समझते हैं। जब पृथ्वी बना था, है ना, तो ये तो बहुत गर्म धधकता लावा था। ये जो पृथ्वी था, ये बहुत गर्म धधकता लावा था।
ठीक है, बहुत गर्म धधकता लावा था। इसके बाद इसकी ऊपरी परतें ठंडी होती गई और इसकी चट्टानें कठोर होते गए। ठीक है, कठोर होते गए तो यहाँ से एक चट्टान बना, वो है आपका आर्कियन। ठीक, इसको और अभी आगे ऊपर पढ़ेंगे, है ना, याद रखिएगा। ये चट्टान था, ऐसे पृथ्वी बना। ठीक है, उसके बाद यही चट्टान जो है ना, यही चट्टान जो है टूटकर या घिसकर नए रूप में बदलने लगा, है ना। टूटकर या घिसकर यही चट्टान नए रूप में बदलने लगा और ये नया टूटा, बदला और तापमान की वजह से ये भी शक्त होते गया, है ना। इसी के ऊपर बच रहा है, याद रखिएगा, ये आर्कियन के ऊपर ही बन रहा है। तो ये है हमारा धारवार। ठीक है, आगे इसको और डिटेल्स चर्चा करेंगे, बस अभी आप समझते जाइए। धारवार है। उसके बाद और कुछ ये जो सेल समूह है ना, इसमें आपस में टकराव हुआ या फिर कुछ पानी के जो से निश्चालन हुआ, बहता गया, टूटते फूटते गया, तो उसके बाद बना कडप्पा सेल। ये कडप्पा सेल बनते गया उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद बना गोंडवाना, फिर लास्ट में बना दक्कन ट्रैप। इस प्रकार चट्टानें बनती गई और इसी को हमको पढ़ना है कि भूगर्भिक संरचना कैसे है। मतलब यदि किसी स्थान पे मैं मिलाता हूँ, चलिए एक छोटा सा और उदाहरण ले लेता हूँ। यदि मैं ज़मीन का इतना टुकड़ा एक गड्ढे तक तोड़ के निकालता हूँ, ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मान लेते हैं इसकी चौड़ाई है 10 बाई 10 मान लेता हूँ, ये 10-10 की 100, और इसकी जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर है मान लेता हूँ इसकी लंबाई। मतलब मैंने इतना बड़ा हिस्सा पृथ्वी से काट के निकाला, तब मैं ये देखूंगा कि इस लंबे, है ना, एक मान लेता हूँ एक ऐसा लंबा, ये हमारा कट कर ही निकल गया, बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा कट के निकला। तो इसके नीचे कौन कौन से चट्टान है, इसके नीचे में ऊपर में कौन कौन से चट्टान है, इसकी देखना, इसकी संरचना देखना। ठीक है, अब इसी को आप कैसे बना सकते हैं, देखिएगा। इसी को लगभग आप देखे होंगे, इस प्रकार इसकी संरचना रहती है। ठीक है, ये कि यहाँ कौन सा चट्टान था, यहाँ कौन सा चट्टान है, यहाँ कौन सा चट्टान है, किस प्रकार वो भूगर्भिक संरचना हुई है पृथ्वी की। ठीक है, तो ये होता है भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भूगर्भिक संरचना, सेल अलग अलग एक के ऊपर एक मिलते जाते हैं, रखते जाते हैं, ये भूगर्भिक संरचना हुआ। एक और छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। देखिए, आप एक बास्केट ले लीजिए, उसमें अलग अलग के कंकड़ पत्थर, अलग अलग लाल, नीले, पीले, वो सब डाल दीजिए। उसके बाद जो ऊपर का जो उसके बाद जो तल बनेगा, है ना, या फिर ऊपर का जो हिस्सा बनेगा, वो कहलाएगा वो कहलाएगा ऊपर का मिट्टी कहलाएगा, है ना, या फिर ऊपर का तल कहलाएगा, है ना, या स्तर कहलाएगा। उसके नीचे जो आपने अलग अलग प्रकार के पत्थर बनाए थे ना, वो जो स्तर है उन्हीं पत्थरों से मिलके बना था। ये होता है भूगर्भिक संरचना। ठीक है, किसी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित, है ना, किसी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को हम भूगर्भिक संरचना कहते हैं, जिसके निर्माण में विभिन्न शैल का योगदान होता है। इसके निर्माण में बहुत सारे शैल होते हैं, कोई पुराना होगा, कोई नया होगा, कोई जीवाश्म होगा, कि कोई शैल जीवाश्म नहीं होगा। इस प्रकार के सारे चट्टान किसी भी स्थान का सतह बनाने के लिए योगदान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है भूगर्भिक संरचना के अनुसार, है ना, भूगर्भिक संरचना की एक पर्टिकुलर इस क्षेत्र का, है ना, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का भूगर्भिक संरचना क्या होगा या कैसे होगा, ये या फिर वो कैसे है, ये वहाँ की मिट्टी, खनिज, कृषि योग्य भूमि और आपका वन, ये सब डिपेंड करता है ना। मिट्टी, खनिज, कृषि, वन के ऊपर भूगर्भिक संरचना डिपेंड नहीं कर भी, वहाँ का भूगर्भिक संरचना कैसा है इस पर वहाँ की मिट्टी कैसा होगा, वहाँ खनिज कैसे पाया जाएगा, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कहीं का भूगर्भिक संरचना शक्त होगा तो हम मिट्टी कठोर होगी, है ना, वहाँ खनिज पाया जाएगा। इस प्रकार अलग अलग वहाँ वन कम होंगे। इस प्रकार जैसी जहाँ की भूगर्भिक संरचना होती है, वैसा वैसा वहाँ का मिट्टी, खनिज और कृषि योग्य भूमि या फिर वन में या फिर जैव विविधता, एक और जोड़ लीजिएगा, जैव विविधता में अंतर रहता है। अब जैव विविधता का, अगर कहीं की भूगर्भिक संरचना जो है उपजाऊ किस्म की मिट्टी को बनाने में हेल्प करती है, तो वहाँ की जैव विविधता बहुत अधिक रहती है, बहुत वास्ट रहती है। ठीक है, अब हम लाइन से पढ़ते जाते हैं सेल समूहों को। सबसे पहला हमारा सेल समूह है आर्कियन सेल समूह। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भूगर्भिक संरचना क्या होता है और वो कैसा होता है। अब सबसे हमको इसमें पढ़ना है आर्कियन सेल समूह।
ठीक है, आर्कियन सेल समूह। तो आर्कियन सेल समूह को हम बोलते हैं आद्य महाकल्पीय सेल। क्या बोलते हैं? आद्य महाकल्पीय सेल। ठीक है, आद्य महाकल्पीय सेल कहा जाता है। अब याद रखिए इस आर्कियन सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ होगा, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इसे इमेजिन कैसे पढ़ना पड़ेगा, याद रखिए ये बात उस समय की है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये बात उस समय की है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था। उस समय पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म था। ठीक है, उस समय कोई भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर नहीं था। याद रखिएगा, एक एक बात को नोट करते जाइएगा ताकि आपको आसानी से आगे बात समझती जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी बहुत गर्म था, एक गर्म धधकता गोला था। ठीक है, गर्म धधकता गोला था। उस समय के साथ धीरे 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 ठंडा होते गया। ठीक है, समय के साथ धीरे धीरे ठंडा होते गया। साथ ही पृथ्वी पर कहीं भूकंप आते गए तो कहीं ज्वालामुखी आते गई। ये ज्वालामुखी आते गए। पृथ्वी के कोर के अंदर जो मैग्मा है ना, पृथ्वी कोर के अंदर जो मैग्मा है वो बाहर निकल कर बाहर फैलते गया और ये पूरे परत पर ऐसे धीरे धीरे पूरे पृथ्वी पर जमते गया। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो धीरे धीरे जमते गया। एक कब की बात है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसके लाखों करोड़ों साल बाद तो गर्म था। उसके ठंडा होने से पहले बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी हुआ है। जैसे ज्वालामुखी आया तो ये ऊपर का लावा निकलकर पूरे पृथ्वी के ऊपर जमते गया। यही लावा धीरे धीरे ठंडा होते गया और पूरे पृथ्वी के बहुत मोटा आवरण बना लिया ये, है ना। इस पृथ्वी पर बहुत मोटा आवरण बना लिया। धीरे धीरे ठंडा होते गया और ये क्या बन गया, हमारा शेल बन गया। ठीक है, शेल बन गया। किस प्रकार का शेल बन गया, तो आग्नेय शेल बन गया। आग्नेय शेल, इग्नियस रॉक, पता है ना, यदि आप पढ़े होंगे पुराने इंडियन का भूगोल तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि सबसे ये पुराना सेल है और ये मातृ सेल है। मातृ मतलब इसी सेल से बाकी सेलों का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आर्कियन सेल था। किस प्रकार का था, तो ये आग्नेय प्रकार का था। ठीक है, ये किस प्रकार का सेल था, तो आग्नेय प्रकार का सेल था। सबसे पहला, सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम सेल है ये। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम सेल है ये आग्नेय सेल। तो समझ में आया कि इसका निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी बहुत पहले आग का गोला था, उसके बाद भी वहाँ वो धीरे धीरे ठंडा होते गया। साथ में बहुत सारे ज्वालामुखी निकले यहाँ से, है ना। बहुत सारे ज्वालामुखी निकलने की वजह से, ठीक है, बहुत सारे ज्वालामुखी निकलने की वजह से ये पूरे पृथ्वी पर फैल गया। जहाँ जहाँ फैल सकता था, ठंडा होने के बाद एक काले कलर का सेल बन गया। इसके नाम, यदि इसका कलर पूछा जाएगा तो इसका कलर रहेगा काला। काला कलर का एक सेल बनते गया। ये ऐसा इस प्रकार इसका निर्माण बना, किसका, आर्कियन का। अब हमको विस्तार पढ़ना है तो विस्तार हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, जहाँ वाइट डॉट दिख रहा है, सॉरी, जहाँ आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है वाइट और ब्लैक में, ये पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है ना। याद रखिएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ या फिर पूरी पृथ्वी का पहला रॉक था, है ना। पहला रॉक था तो पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है। और जो बाकी के और सेल आप देख रहे हैं ना, कडप्पा है और कुछ है, कडप्पा है, फिर गोंडवाना है, दक्कन ट्रैप है, ये उसके ऊपर फैला है। ठीक है, ये उसके ऊपर फैला है। लेकिन सबसे ये पूरा विस्तार है कहाँ पर, पूरे छत्तीसगढ़ में। पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। याद रखिएगा, पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार है, लेकिन कहीं ज़्यादा तो कहीं कम ये विस्तार है। ठीक है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम इसका विस्तार है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार। देखिए ये वाइट डॉट आप देख रहे हैं ना, ये वाइट वाला, देखिए जहाँ मेरा पिन जा रहा होगा ये पूरा वाइट वाला। ठीक है, ये पूरा है आपके आग्नेय चट्टान। इसका और क्या हो सकता है, इसमें महानदी घाटी के सीमांत सेल है, इस सेल के अधिक विस्तार। महानदी घाटी कहाँ पे है, ये महानदी घाटी है। इसके आसपास ये बहुत फैला हुआ है, इसके ऊपरी सीमांत एरिया में ये बहुत फैला हुआ है। कौन, आर्कियन सेल समूह का विस्तार। तो कहाँ पे अधिक फैला है, महानदी घाटी के, महानदी घाटी के सीमांत में। ठीक है, महानदी घाटी के सीमांत में ये बहुत अधिक रूप से फैला हुआ है। कौन सा, आर्कियन सेल समूह। ठीक है, अब पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए कि जितने भी रॉक हैं, जितने भी ये सब पाए जाते हैं
शैल समूह, उसमें से ये कितना प्रतिशत भाग रखता है, तो उसमें ये 50% भाग रखता है ना। मतलब सबसे ज़्यादा फैला है छत्तीसगढ़ में कौन, आर्कियन शैल समूह, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा गहराई में भी पाया जाता है, 50% पाया जाता है, साथ ही गहराई में ही पाया जाता है, चाहे कहीं भी हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो या कहीं भी हो, सबसे ज़्यादा ये गहराई में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये गहराई में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अब इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, ठीक है। इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा इसका ग्रेनाइट। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है आपका ग्रेनाइट पाया जाएगा। ग्रेनाइट के बाद फेल्सपार पाया जाएगा, फेल्सपार, और उसके बाद क्वार्ट्ज पाया जाएगा, क्वार्टर्स इसमें पाया जाएगा। इस प्रकार की चट्टानें इसमें पाई जाएंगी। विशेष इसमें है कि ये जीवाश्म रहित है। अब आप जीवाश्म का मतलब समझिए। जीवाश्म का मतलब है कि ऐसे चट्टान या ऐसे मिट्टी जिसमें जीवों का कुछ अंश हो। अब ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये पृथ्वी है ना, यहाँ पे बहुत बड़े मैं इंसान बना दिया, चल ठीक, इंसान भी है, और यहाँ पेड़ पौधे उगे थे और बहुत सारे जानवर भी थे, ठीक है। कुछ समय बाद ऐसा हुआ होगा या फिर ज्वालामुखी आया होगा, वैसे तो ज्वालामुखी आने पर ये नहीं होता, ठीक है। भूकंप आया होगा, ठीक है, भूकंप, बाढ़, त्रासदी जो भी आया होगा, उसमें क्या ये जो है ना, ये पूरे मिट्टी में दब गए। कौन, जीव जंतु, पेड़ पौधे मिट्टी में दब गए और धीरे धीरे दबते दबते ये पूरे जीवाश्म में बदल गए, ठीक है। जीवाश्म, इसमें जीव के अंश पाए गए। यही जीवाश्म हमको मिलता है, पेट्रोल देता है, कोयला देता है। मैं अब इसको बोल देता हूँ पेट्रोलियम डीजल। इस प्रकार इसी जीवाश्म से पेट्रोल, कोयला और डीजल मिलता है, ठीक है। ये तो हम आगे की बात है, लेकिन जीवाश्म कहने का मतलब ये है किसी दो चट्टानों के बीच, है ना, या मिट्टियों के बीच यदि कोई भी जीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, इंसान हो, जो भी हो, कोई भी जीवित व्यक्ति या फिर पेड़ पौधे, यदि कुछ अधिक समय मतलब लाखों करोड़ों साल तक यदि उसमें दबे रहते हैं तो धीरे धीरे वो जीवाश्म बन जाते हैं और वो बाद में पेट्रोल कोयला का जन्म ले लेते हैं, या फिर पेट्रोल कोयला वहीं से बना होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि जीवाश्म क्या होता है। तब यहाँ बोला जाता है जीवाश्म रहित, है ना। जो आर्कियन सेल का समूह था वो जीवाश्म रहित था। मैंने पहले ही बता दिया था कि आर्कियन सेल कब बना था, तो आर्कियन सेल बना था पृथ्वी की स्टार्टिंग में, जब पृथ्वी बना था उसमें, और उस समय पृथ्वी बहुत गर्म था, ठीक है। पहली बात तो उस समय पृथ्वी गर्म था, उस समय कोई जीवाश्म इस पृथ्वी पर उत्पत्ति नहीं हुई थी, ना ही आदि मानव आया था, ना पेड़ पौधे, जीव छछूंदर, कुछ भी नहीं आया था उस समय, है ना। तो इसमें जीवाश्म रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। ये जीवाश्म रहित है। मान लेते हैं अगर ऐसा तो नहीं हुआ, फिर भी अगर जीवाश्म रहा होता तो उस बड़े बड़े लावा के सामने वो पूरे जलकर नाश हो गए होते। और जीवाश्म बनते कब हैं, जब दो चट्टानों के बीच या फिर एक से अधिक चट्टानों के बीच जब पेड़ पौधे दब कर मर जाते हैं अधिक समय तक। देखिए वो गल नहीं रहा है, ना ही जल रहा है, वो धीरे धीरे दब कर कंप्रेस हो रहा है, तब वो जीवाश्म बनता है। लेकिन जब आर्कियन बना उस समय पृथ्वी बहुत गर्म था, ठीक है, पृथ्वी बहुत गर्म था। अब वैसे तो उस समय कोई जीवाश्म था नहीं, और रहता भी तो उतनी गर्मी कोई भी जीवाश्म नहीं झेल सकता था, वो वहीं जलकर नष्ट हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि आर्कियन सेल समूह बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना है, सबसे पुराना है ये, ठीक है। आर्कियन सेल समूह जिसको आद्य महाकल्पी बोलते हैं, ये सबसे पुराना है, ठीक है। और विशेष में ये कहाँ मिलता है, तो अधिकतर आपको मिलता है, ये है आपकी बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुराना है। अगर पुराना बोला जाए तो बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुराना है, बैलाडीला, ठीक है। बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो सबसे पुराना है। सबसे पुराना इसका मतलब है कि वो आर्कियन से मिलकर बना है, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ी बहुत पुरानी चट्टानों से बना, इसका मतलब है कि वो आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। अगली चट्टान की बात करते हैं। अगला चट्टान है धारवाड़ चट्टान, ठीक है। अब देखिए पहले क्या हुआ, पृथ्वी गर्म था, वहाँ से जो लावा निकला वहाँ से चट्टान बना। अब चट्टान से ही चट्टान बनेंगे, याद रखिएगा। तो अब यहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब चट्टान से ही चट्टान बनेंगे। तो धारवाड़ का निर्माण कैसे हुआ है देखिए। तो आर्कियन चट्टान के कुछ नीस या अपशिष्ट थे, आर्कियन चट्टान के टूटने फूटने से
या फिर आर्कियन चट्टान के कचड़े से, क्या आप देखिए नीस मतलब कचड़ा ही होता है ना, तो आर्कियन चट्टान के टूटने फूटने के अपरदन से, मान लेते हैं ये दो ठो चट्टान है ना, ये चट्टान आपस में टकराए, टूट फूट गए तो नीचे कुछ बनते गया बुरादा, है ना। ये आप अच्छे समझ पाएंगे जब इसको आपको चट्टान को पढ़ाया जाएगा साइकिल, कि किस में क्या बना कैसे बना, ये आपको साइकिल पढ़ाए जाएंगे जब वो आपके इंडियन जीएस का पार्ट है, ठीक है। उसको हम बाद में देखेंगे जब इंडियन जीएस देखेंगे तब, है ना। तब क्या हुआ, जो आर्कियन चट्टान थे, ये दोनों आर्कियन है ना, आर्कियन चट्टान के टूटने फूटने से जो नीचे बनते गया, वो ताप दाप के कारण नीचे बनते गया, है ना। ताप दाप के कारण वो नीचे बनते गया और वो कुछ नया रूप धारण कर लिया ताप और दाब की वजह से, अलग अलग तापमान और अलग ताप से वो अलग अलग बनते गया। तो ये नीस है ना, नीस और क्या नाम है इसका, नीस और सिस्ट, नीस और सिस्ट के अपर्दन से बना है ये, ठीक है। निस्ट और सिस्ट के अपर्दन से बना है क्या चीज़, धारवाड़ चट्टान। अब देखते हैं इस धारवाड़ चट्टान का हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पे अधिक मिलेगा धारवाड़ चट्टान, ठीक है। धारवाड़ चट्टान कहाँ कहाँ मिलेगा ये देखिए। अब सबसे पहले ये देख लीजिएगा, हाँ एक कहाँ कहाँ मिलेगा ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक छत्तीसगढ़ का पहले तो मैप बना लूँ। ये मान लेते हो छत्तीसगढ़ का मैप है। यहाँ पूरे कौन सा चट्टान बसा हुआ था, पहले आर्कियन बसा था, और मैंने यहाँ के क्या बताया, आर्कियन के टूट फूट से, आर्कियन के ही टूट फूट से ही ये बना है धारवाड़, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में बीच में छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है, ये बीच में छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है, जिसमें बहुत सारी नदियाँ निकलती है और बहकर समुद्र में चली जाती है, ठीक है। यदि ये आर्कियन चट्टान यहाँ रहा होगा, ठीक है, आर्कियन चट्टान यहाँ रहा होगा, तो जैसे ये टूटता फूटता होगा तो क्या यहाँ बनने की संभावना है, क्या धारवाड़ चट्टान यहाँ बनने की संभावना है। जैसे ही टूट कर ये बारीक होगा पानी से बहाकर निकल जाएगा, ठीक है। मैंने तो पहले बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में यह फैला हुआ था आर्कियन चट्टान, समय के बाद बना है धारवाड़ चट्टान। तो जहाँ जहाँ नदी मिलेगा, है ना, जहाँ जहाँ नदी मिलेगा वहाँ वो चट्टान टूटेगा और रगड़ा जाएगा और पानी के रास्ते पूरे समुद्र में जाके मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ में नदियाँ रहेंगी, है ना, जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ में नदियाँ रहेंगी वहाँ ये चट्टान आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ चट्टान टूटेंगी भी फूटेंगे भी, लेकिन उनको निर्माण होने के लिए एक जगह जमा होना पड़ेगा, साथ में उसको ताप दाप देना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो धारवाड़ बनेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो जहाँ भी टूटता फूटता था सीधे समुद्र पे निकल जाता था, है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको धारवाड़ चट्टान छत्तीसगढ़ में सबसे कम मिलेगा, और सबसे कम मिलने के बाद आपकी ये महानदी बेसिन है ना, यहाँ तो और कम मिलेगा, ठीक है। तो इसका विस्तार बहुत कम जगह पर है, मात्र ये आपके 3% पर है, पूरे चट्टान का 3% ही धारवाड़ चट्टान है। कारण क्यों है, क्योंकि ये आर्कियन के टूटने फूटने से बढ़ता है, और क्योंकि छत्तीसगढ़ में नदियाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके टूट फूट को नदियाँ बहाकर ले गए समुद्र में। तो यहाँ पे उनको एक अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया, ताप दाप नहीं मिल पाया धारवाड़ चट्टान बनने के लिए। कुछ जगहों में केवल धारवाड़ चट्टान मिली है। उसको 3 भाग में बांटते हैं, तो देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे। पहला है आपके दुर्ग संभाग के चिल्फी में, दुर्ग संभाग के चिल्फी में। चिल्फी कहाँ है देखिए, तो चिल्फी ये साइड को बोलते हैं, यहाँ नदियाँ कम है ना, तो बस यही जगह टूट फूट कर ये धारवाड़ में परिवर्तित हुई है। दूसरा जगह आपका मिला है रायपुर संभाग के सोनाखान में, रायपुर भाग के सोनाखान में। देखिए सोनाखान कहाँ है, सोनाखान यहाँ है ना। ये महानदी के जो है उच्चावच स्थिति में है, जो महानदी बेसिन है उसके क्या बोलते हैं, इसके चारों ओर जो उच्च भाग है ना वो स्थिति, इसलिए यहाँ मिल गया। अगर ये नदी के आसपास मिला होता, है ना, यह नदी के रास्ते में मिला होता तो यहाँ भी ये नहीं बन पाता, ठीक है। तीसरा कहाँ बना है, तो तीसरा आपका बना है ये बस्तर में, ठीक है। बस्तर में भी नदी है रहने को, है ना, लेकिन वहाँ देखो बस्तर में नदी है रहने को, लेकिन क्या हुआ यहाँ बहुत सारी पहाड़ हैं, इसलिए ये आपस में टूट फूट कर यहीं जम गए और ये बन गए। तो बस्तर में कहाँ मिलेगा ये, बस्तर के आपके मिलेगा ये लौह अयस्क के रूप में मिलेगा बैलाडीला में, बैलाडीला में, ठीक है, ये बैलाडीला में मिलेगा, ठीक है। विस्तार है इसका।
ठीक है, ये विस्तार हो गया। बाकी आगे देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका वितरण पढ़ना है। अभी हमने इस विस्तार पढ़ा, अभी कहाँ कहाँ वितरण है पढ़ना है। तो ये आपके पूर्वी बघेलखंड में मिलता है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड में मिलता है जो रामानुजगंज है। पूर्वी बघेलखंड में इसका विस्तार मिलेगा धारवाड़ का। छत्तीसगढ़ के जो मैदान है ना, छत्तीसगढ़ के मैदान हैं, छत्तीसगढ़ मैदान के चारों ओर, छत्तीसगढ़ का मैदान जैसे ये मान लेता हूँ तो इसके चारों ओर मिलेगा ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ मैदान के चारों ओर मिलेगा, क्योंकि बीच में तो नदियाँ हैं बहा कर ले जाएंगी, तो ये चारों ओर मिलेगा। चारों ओर कहाँ मिलेगा? कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियागंज, धमतरी, बलौदा बाजार, धमतरी, इनके कुछ कुछ जगहों में ये मिलने वाला है। तीसरा आपका अधिकतर मिलने वाला है दंडकारण्य में। दंडकारण्य के बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, मोहला। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मैंने पूरा काम लिखा नहीं है, तो ये आपका है बस्तर में, बस्तर में मिलेगा, बालोद में मिलेगा, बालोद सॉरी बस्तर के बीजापुर है ना, बीजापुर है, मोहला है, इन सब स्थानों में मिलेगा ये वितरण। ये आप याद रखिएगा। पूर्वी बघेलखंड में कहाँ? बलरामपुर, पूर्वी बघेलखंड में आपको मिलेगा बलरामपुर में और रामानुजगंज या फिर वाड्राफ नगर में। ये आपको मिलेगा कौन सा वाला है? धारवाड़ का। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में मिलेगा तो कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद में। तीसरा दंडकारण्य में मिलेगा बस्तर के बाद है ये आपकी मोहला। ठीक है, बीजापुर और दंतेवाड़ा, ये मिलेगा आपके इस शहर में, है ना। अभी इसको हम देख लेंगे मैप से भी। ठीक है, अब ये चट्टान देखिए, इसमें किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। तो इसमें स्लेट की चट्टानें मिलती हैं। स्लेट है ना, स्लेट है, क्वार्टर्ज है, नीस, उसके बाद है इसका माइकासिस्ट चट्टान इसमें मिलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं आप कि इसमें खनिज क्या क्या मिलता है। याद रखिएगा, इसमें मुख्यतः आपके लौह अयस्क मिलते हैं। ठीक है, लौह अयस्क मिलते हैं। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जहाँ छत्तीसगढ़ में लौह मिलता होगा, है ना, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जिला में, जिस भी स्थान में, क्या वहाँ धारवाड़ क्रम का सेल समूह मिलेगा? बिल्कुल सही। यदि क्वेश्चन में आप यदि नहीं पता कर पाए कि कहाँ मिलता है, तो ये पक्का लगा लीजिएगा जहाँ लौह मिलता है। क्या? लोहा, टीन, कोरंडम। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ लोहा, टीन, कोरंडम मिलेगा, आप ये मान के चलिए कि वहाँ धारवाड़ मिलना ही मिलना है, और धारवाड़ जहाँ रहेगा वहाँ लोहा, टीन, कोरंडम की मात्रा आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, मिलेगी। इस सेल में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है इस सेल से, सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है इस सेल से। ठीक है, इस सेल से किसे? धारवाड़ से सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। लोहा, टीन, कोरंडम, जितनी भी बहुमूल्य धातुएं हैं वे सब इसी खनिज से मिलती हैं। अब इसका हम मैप में देख लेते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, मैप से इसको हटाना पड़ेगा, मैं दूसरे मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए, इस मैप में देखिए, ये देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे ये है, ये सब धारवाड़ है। देखिए, बहुत कम मात्रा में मिलता है धारवाड़। ठीक है, बहुत कम मात्रा में धारवाड़ की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। ये आप जहाँ जहाँ मिलता है वो याद कर सकते हैं, या फिर इसके मिलने के कारण इसमें लोहा वगैरह मिलता है, तब की स्थिति में आप इसको याद कर सकते हैं। जहाँ जहाँ लोहा, टीन, कोरंडम मिलेगा वहाँ वहाँ धारवाड़ सेल समूह मिलना अनिवार्य है। अगला है हमारा कडप्पा सेल समूह, है ना। अगला समूह है कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ? तो ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से कडप्पा सेल समूह बना है। ठीक है, ग्रेनाइट के अपरदन से कडप्पा सेल समूह बना है। ठीक है, ये कैसे याद होगा आपको कि कडप्पा यही मिलेगा आपको? ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि कडप्पा यही मिलेगा? चलिए समझते हैं इसको फिर से। ग्रेनाइट के चट्टान से आपको कडप्पा मिलेगा। देखिए, ये महानदी बेसिन, देखिए ये महानदी बेसिन में मुख्यतः कडप्पा पाया जाता है।
ठीक है। अब यहाँ अपर्दन कैसे हुआ, यहाँ की सारी जो जितनी भी नदियाँ हैं, सबसे अधिक मात्रा में नदियाँ यहीं पे है, तो ये रगड़ रगड़ के पूरे चट्टान को घिस कर पूरा कडप्पा शैल समूह में परिवर्तन कर दी। यहाँ पे पहले आर्कियन पाया जाता था। यहाँ की नदियों के बहाव तेज से ये जैसी जैसी यहाँ पे छिलता गया वहाँ का ग्रेनाइट, उसके फलस्वरूप यहाँ कडप्पा शैल समूह बनते गया। ठीक है, वहाँ का कडप्पा शैल समूह बनते गया। इसकी प्रकृति की होती है, ये अवसादी होती है। अवसादी का मतलब समझते हैं, ये जम जाता है कहीं पे जाके। अवसाद मतलब इसका जमाव, ये कहीं से टूट फूट कर कहीं जमा होते जाता है और इसी बनते जाता है। या फिर इसको हम कचड़ा भी बोल सकते हैं। अवसाद को कचड़ा बोलते हैं, कहीं पे जाकर ये जमा हो जाता है, उससे ये बना है। अब इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो इसका विस्तार आपके लगभग मध्य छत्तीसगढ़ या फिर छत्तीसगढ़ बेसिन में है। ठीक है, इसका विस्तार आपके छत्तीसगढ़ के बेसिन में है। उच्च रायपुर भूमि है, बस्तर है या बीजापुर है, यहाँ बहुत कम मिलता है, लेकिन देखिए यहाँ भी मिला है। देखिए ये आपके बीजापुर के एरिया में, ये बस्तर के एरिया में। ठीक है, क्योंकि यहाँ नदी का बहाव तेज रहता है और यहीं इसका बनना फिक्स होता है। ठीक है, तो इसका आप विस्तार देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो प्रतिशत से क्वेश्चन आता है। ये 25 से 30% हिस्सा रखता है छत्तीसगढ़ में, है ना। ये दूसरा सर्वाधिक शैल समूह है। ये दूसरा सर्वाधिक शैल समूह है। पहला कौन सा था, पहला था आर्कियन, ये दूसरा सर्वाधिक शैल समूह है। इसमें खनिज किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसमें खनिज पाए जाएंगे आपके चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, चूना पत्थर, डोलोमाइट सब यहीं पाए जाएंगे। ये पुराना संघ के नाम से जाना जाता है। अभी अन्य है, इसे पुराना संघ के नाम से जाना जाता है। यदि क्वेश्चन में ऐसा आ गया तो ये जो कडप्पा शैल समूह है उसको पुराना संघ के नाम से जानते हैं। क्या चीज़, पुराना संघ के नाम से, पुराना संघ के नाम से जाना जाता है कडप्पा शैल समूह को। ठीक है, पुराने संघ के नाम से जाना जाते हैं कडप्पा शैल समूह को। नेक्स्ट है हमारा विंध्यन शैल समूह। तो विंध्यन शैल समूह छत्तीसगढ़ में ना के बराबर पाया जाता है, केवल चिल्फी घाटी में, केवल चिल्फी घाटी में। यदि क्वेश्चन में ऐसा आता है कि छत्तीसगढ़ में कौन से शैल समूह नहीं पाई जाती, और यदि इसमें चिल्फी घाटी दिया है ना, और साथ साथ इसमें टर्शरी और क्वाटरनी नहीं दिया गया है, तब की स्थिति में आपको लगाना है विंध्यन शैल समूह। लेकिन याद रखिएगा, इसमें यदि टर्शरी या फिर क्वाटररी शैल समूह नहीं ऑप्शन में है, तब की स्थिति में आपको ये लगाना है चिल्फी। वैसे ये पाया जाता है बहुत कम, कहाँ, चिल्फी घाटी में। ठीक है, ये नाम मात्र हमारे यहाँ पाया जाता है। उसमें भी निम्न विंध्यन पाया जाता है। कौन सा, निम्न विंध्यन। निम्न विंध्यन समूह हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये अधिक मात्रा में यहाँ नहीं पाया जाता। ये देखिए, केवल चिल्फी घाटी के आसपास पाया जाता है इधर। अगला शैल समूह है गोंडवाना शैल समूह का निर्माण कैसे हुआ देखिए, और ये जहाँ जहाँ बनेगा आप ये बता भी सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ आपको मिलना चाहिए। गोंडवाना शैल समूह का जो निर्माण है, नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पति एवं जीवों के अवशेष से हुआ है। ठीक है, चलिए ये नदी बना लेता हूँ मैं। ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। याद रखिएगा, यहाँ नदियों में ना इसकी जमावट होने लगती है। तो जैसे नदी बहती जाती है, तो ये जो नदी है अपने साथ कीट पतंगे, पेड़ पौधे, जानवर वानवर सब बहा कर लाती है, और एक जगह कहीं जहाँ इसको बहने का जगह नहीं मिलता वहाँ जमा करती जाती है ना। इसमें आपके जितने भी जलीय जीव होंगे मर कर यही दफन हो जाते हैं। जो कहीं से बहा कर लाए जाएंगे पेड़ पौधे, है ना, इसके किनारे जो पेड़ पौधे रहेंगे, है ना, इसके किनारे जो पेड़ पौधे रहेंगे वो भी टूट फूट कर इसी में बहते बहते कहीं ना कहीं जमा होते जाएगा। ये युगों तक जमा होगा। कब, 2 दिन की बात नहीं है, करोड़ों साल तक ऐसी जमा होते होते ये नदी, आज जो हम नदी देखते हैं वो बहुत पहले चौड़ी थी, वो धीरे धीरे पतला होते गया है, क्योंकि इसी जमाव के कारण, है ना। उसके रास्ते में या फिर उसके हम बोलते हैं ना किनारे, उसके किनारे में धीरे धीरे सब जमते गए,
और ये चट्टान बनते गया। ठीक है, अब आपको पता होगा हम इसको जीवाश्म बोलेंगे, इसको हम जीवाश्म बोलेंगे क्योंकि इसमें आपके पेड़ पौधे, मिट्टी, जलीय जीव, बाहर का जीव सब इसमें शामिल हो जाता है और ये बड़े बड़े चट्टान बना जाते हैं। यही है अपने जीवाश्म वाल, इसका निर्माण ऐसे होता है। तो अभी अधिकतर आप देखोगे जितना भी आपके गोंडवाना शैल समूह है ना, जितने भी गोंडवाना शैल समूह है वो नदी घाटी में ही पाया जाता है। ठीक है, अब अच्छी बात यह है, क्या ये हमारे छत्तीसगढ़ के यहाँ पाया जाएगा? क्या ये छत्तीसगढ़ के इस मध्य में पाया जाएगा? नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी मैदानी एरिया है। यहाँ नदी जो का जो धार है वो धड़ल्ले से बहता है। तो यदि यहाँ ऐसा यहाँ भी जमा हो रहा होगा, है ना, कहीं कहीं आपको मिलता है कि जैसे आप छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं तो मैदानी भाग में, है ना, महानदी घाटी में कुछ मिलता है आपको जीवाश्म को कुछ अंश। तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में इसका पाया जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि यह नदी स्पीड से बहती है और बहाकर सब ले जाती है। ये आपको मिलेगा आपके बघेलखंड के पठार के आसपास या फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ में। यहाँ जगह जगह पठार हैं, जगह जगह पठार हैं, पर्वत है, वहाँ से नदी निकलती है, वहाँ से ऐसा नदी निकलता है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े पठार है। तो वहाँ वो गाद को, है ना, ये जो गाद है इसको वो रोक लेते हैं, पठारी या फिर पर्वतों एरिया में ये गाद को रोक लेते हैं। इस वजह से यहाँ धीरे 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 ये गोंडवाना शैल यहाँ जमते गया और यहाँ बनते गया। ठीक है, ये समझ में आ गया कि बना कैसे। ये नदियों के कछार में बना है, जमा होकर धीरे धीरे, और ये छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है क्योंकि यहाँ नदी तो निकलती है, साथ साथ वहाँ बहुत सारे पर्वत है, पठार हैं, जिससे नदी का जो गाद है वहीं रुक कर फंस जाता है, जो आगे बह नहीं पाता और धीरे धीरे चट्टान बनने लग गया। ठीक है, अब विस्तार देखिए, विस्तार क्या होगा यहाँ पे? विस्तार होगा आपके सरगुजा बेसिन, है ना, ये सरगुजा बेसिन और बघेलखंड का पठार। कहाँ पे? सरगुजा बेसिन, सरगुजा और बघेलखंड का पठार, ये आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पे कारण सहित बता दिया कि यहाँ क्यों मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका वितरण क्या होगा। वितरण कहाँ पर है? तो हमारे यहाँ ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना पाया जाता है, निचली और ऊपरी गोंडवाना पाया जाता है। ठीक है, ऊपरी, और ये देखिए ये ऊपरी गोंडवाना और ये है निचली गोंडवाना। ये हमारे छत्तीसगढ़ में मध्य गोंडवाना नहीं पाया जाता। तो ऊपरी गोंडवाना में क्या क्या पाया जाएगा? ऊपरी गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना आपके जनकपुर, मनेंद्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर यहाँ पाया जाएगा। और निचली में आपका पाया जाएगा ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा, कटघोरा, कोरबा, खरसिया, धर्मजयगढ़, रायगढ़ जिला। ठीक है, यहाँ पर पाया जाएगा। अब इसके शैल समूह के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको खनिज में मिलता है आपका कोयला। तो क्या आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोयले का जो भंडार है वो कोरबा जिले से चालू होकर ऊपर तक है पूरा, है ना। अभी बीच में बात आया था हसदेव को काटने की बात हुई थी, क्यों? कोयले का खनिज निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ को कोयला क्यों मिलता है? क्योंकि वो नदी घाटी है, वहाँ से बरसों से जीवाश्म दब कर मर कर जमते जमते पूरा कोयला बना लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपके जो गोंडवाना शैल समूह हैं वो आपके नदी किनारे ही मिलेंगे, नदी किनारे के बाहर उनके मिलने की चांसेस बहुत कम है। और जहाँ कोयला मिलेगा वहाँ गोंडवाना मिलना ही है। ये हमारे 17% है पूरे छत्तीसगढ़ में। देखा जाए तो ये मात्र 17% है पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहीं से हमको कोयला मिलता है और उच्च कोटि का कोयला मिलता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये नदी घाटियों के आसपास ही मिलेगा। बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसा हुआ? मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, पृथ्वी से ना कुछ वो निकलते गए इस प्रकार के लावा। ठीक है, लावा निकलते गए, इससे ये बाद में जम गए, है ना, कहीं जाके जम गए, तो ये बने आपका बेसाल्ट बना। ठीक है, इसमें बना ही बेसाल्ट बनाई, इसी से बना है दक्कन ट्रैप आपका। ठीक है, पृथ्वी के दरार से जो ज्वालामुखी निकला है उसी के बेसाल्ट युक्त लावा से बना है क्या? दक्कन ट्रैप का
निर्माण। इसका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा मैकल क्षेत्र में। ठीक है, मैकल क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, कुछ मिलेगा आपको कोरबा, कवर्धा, ठीक है, कोरबा, कवर्धा और जशपुर में, कोरबा, कवर्धा और जशपुर में ये मिलेगा। खनिज आप याद रखिएगा बॉक्साइट मिलता है इसमें, बॉक्साइट। अब आपको पता चल जाएगा कि जहाँ जहाँ बॉक्साइट की खदानें होंगी वहाँ दक्कन ट्रैप समूह होना ही होना है। ठीक है, इसे आप रिलेट करके पढ़िएगा, तो ऐसे में पढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है, इसको रिलेट करते पढ़ते जाइएगा। अब इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ समझ लेते हैं। अन्य क्या चीज़ है देखिए, तो ये है हमारे प्रदेश के जसपुर सामरी पाट में भी कोयला मिलता है ना। प्रदेश के जसपुर सामरी पाट में विद्यमान दक्कन ट्रैप जो रूपांतरित होकर, है ना, जसपुर सामरी पाट के क्षेत्र में जो दक्कन ट्रैप है, कहाँ पे, जसपुर वाला, जसपुर हिस्से में जो दक्कन ट्रैप है वो रूपांतरित होकर लेमटा या लेटराइट समूह बन रहा है। ठीक है, देखिए समूह हमें जो चट्टानें हमेशा चेंज होते रहता है, ताप दाब से वो चेंज होते रहता है। तो जसपुर में जो दक्कन ट्रैप है वो चेंज होकर लेमटा, है ना, या फिर लेटराइट समूह में चेंज हो रहा है। लेटराइट, इसको मिट्टी भी बोलते हैं, लेटराइट समूह में ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अब कुछ नोट करने योग्य बातें ये हैं कि सबसे नए सेल मिलते हैं हमारे टर्शरी में, टर्शरी और क्वाटरनरी, ये सबसे नए चट्टान है ना, नए चट्टान है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि छत्तीसगढ़ में टर्शरी या फिर क्वाटरनरी चट्टान हैं कि नहीं है, तो आपको एक बात बोलना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में टर्शरी और क्वाटरनरी चट्टान नहीं मिलते, ये आपके यूपी के साइड मिलता है। ठीक है, ये जो है यूपी के साइड मिलता है टर्शरी और क्वाटरनरी चट्टान, क्योंकि ये नए हैं। अब नहीं मिलने का कारण एक और है जो आपको पता है, हमारे छत्तीसगढ़ी भारत देश का नक्शा है, ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार है भारत देश, और यहीं हमारा छत्तीसगढ़ बसा है। और प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना पठार है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार है जो सबसे पुराना पठार है, इसलिए यह टर्शरी और क्वाटरनरी चट्टान मिलने का यहाँ पे सवाल नहीं उठता। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।